सच कहें तो लोग झूठ बोलने में बेहद माहिर होते हैं। वे अपनी कमियों को छिपाएंगे, अपनी खूबियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे और उन लोगों के सामने भी एकदम परफेक्ट होने का नाटक करेंगे जिन्हें वे प्यार करने का दावा करते हैं। आपको कभी पता नहीं चलता कि आपका पार्टनर आपसे क्या छिपा रहा है, जब तक कि उससे कोई गलती ना हो जाए या खुद कुछ बताने का फैसला ना कर ले। क्योंकि गोंगुचू के साथ यही समस्या नहीं है। हमारी इस लड़की को खुद ही सब सच दिख जाता है, चाहे कोई अपना कौन सा भी राज छिपाने का कोशिश करे, वह उसे अपनी आंखों के सामने देख सकती है। गोंगीजू की यह कोई खास पहचान नहीं थी, वह बस एक आम कॉलेज स्टूडेंट थी। उसकी लव लाइफ बेहद खराब थी। उसके बॉयफ्रेंड की लिस्ट काफी बेकार रही थी। लेकिन एक दिन चीजें बदलने लगी। अपने प्ले राइटिंग क्लास से बाहर निकलकर वह अचानक रुक गई। अंदर से दो लड़कियों की आवाजें सुनाई दे रही थी, जो असल में उसकी दोस्त थी। शुरू में तो उनकी बातें नॉर्मल लग रही थी, लेकिन फिर जो उन्होंने कहा उसने सीधा दिल पर चोट किया। उनमें से एक ने जू को मूर्ख कहा। उन्होंने कहा कि गीजू लगातार कंपटीशन जीतती है और अपनी प्राइज मनी का एक एक पैसा अपने बॉयफ्रेंड को दे देती है। एक लड़की ने तो यहाँ तक कह दिया कि वह गीजू के साथ हाई स्कूल में पढ़ती थी और यह कोई नई बात नहीं है। हाई स्कूल में उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म लिखा था और कॉलेज में वह एक ऐसे लड़के को डेट कर रही थी जो उसे धोखा दे रहा था। हर बार कहानी एक जैसी ही होती थी। लोग उसका इस्तेमाल करते थे और काम निकल जाने पर हंसते थे। क्लासरूम के अंदर की लड़कियों ने यह कहकर गॉसिप को खत्म की कि गोंगी जो सच में बेचारी है। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि गीजू ने बाहर खड़े होकर एक एक शब्द सुना था, फिर भी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने हमेशा की तरह बस अपनी प्राइज मनी अपने बॉयफ्रेंड को ट्रांसफर कर दी। तभी उसकी एक और दोस्त वहां आई और जू को थोड़ा चौंका दिया। सबको उम्मीद थी कि वह अपनी कंपटीशन जीतने की स्ट्रेटेजी शेयर करेगी, लेकिन सच कहें तो उस बात से कोई स्ट्रेटेजी बाहर नहीं आई। जो कुछ गीजू ने सुना था उसके बाद वह बस घर जाना चाहती थी, लेकिन उसकी दोस्त सासू ने उसकी एक न सुनी और जबरदस्ती उसे क्लासरूम के अंदर खींच ले गई। आखिरकार चारों दोस्त एक टेबल पर बैठे। गीजू ने पूछा कि वे लोग क्या जानना चाहते हैं। उसकी स्ट्रेटेजी जानने के बजाय काफी लड़कियां बस एक बात जानना चाहती थी, वह अपनी प्राइज मनी को लेकर क्या करने वाली है। गीजू ने उनसे कहा कि वह डिपार्टमेंट के लोगों को डिनर देना चाहती है। क्लास में किसी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वे उसका मजाक उड़ाने लगे और बोले कि ये पैसे भी आखिर में उसके बॉयफ्रेंड के पास ही जाएंगे। चोई मैरी, जो काफी लाउड लड़की थी, उसने बात को आगे बढ़ाया और कहा, उसे क्या लगता है कि रिलेशनशिप कब तक टिकेगा। तभी मैरी की नजर गीजू की उंगली पर पड़ी। वहाँ एक अनोखी अंगूठी थी। यहाँ तक कि उसकी सच्ची दोस्त भी हैरान रह गई। क्या यह उसके बॉयफ्रेंड के साथ कोई कपल रिंग थी? सबसे पहला सवाल उसके ब्रांड को लेकर था, क्योंकि वह दिखने में काफी यूनिक था। गिजू ने बताया कि उसने उसे खुद स्ट्रीट वेंडर से खरीदा था, क्योंकि यह दिखने में सुंदर लगी थी। किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसकी दोस्त ने भी उस पर शक किया, मानो उसे यकीन हो कि उसके बॉयफ्रेंड जिम ने ही उसे यह खरीदने को कहा होगा। और जिम के बचाव में उसने जोर देकर कहा कि यह आइडिया उसका अपना था। जिम सच में एक अच्छा लड़का है, लेकिन जिस तरह उसने अच्छा शब्द को डिफाइन किया, यह सुनकर बाकी लड़कियां अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उनके लिए यह बात गीजू को पुरुषों के मामले में खराब चॉइस को साबित करने के लिए काफी थी। गीजू अपनी बात पर अड़ी रही और उसने रिसर्च का हवाला देते हुए कहा, जो लोग ज्यादा पढ़ते हैं उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर होती है। उसके क्लासमेट्स ने अपना सिर हिला दिया और उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या डेटिंग के मामले में उसका कोई असली स्टैंडर्ड है या भी नहीं। तभी मैरी ने फिर से टोकते हुए कहा, कुछ लोग सिर्फ देने के लिए ही पैदा होते हैं और गोंगी जो साफ तौर पर उनमें से एक है। इस कमेंट ने गीजू के सब्र का बांध तोड़ दिया। उसने टेबल पर हाथ मारा और लड़ने को तैयार हो गई, लेकिन इससे पहले बात आगे बढ़ती एक और लड़की कमरे में दौड़ती हुई आई और उसने अनाउंस किया कि हेल नाम का एक सीनियर सबको डिनर ट्रीट दे रहा है। पूरा क्लासरूम एक्साइटमेंट से झूम उठा, कुर्सियां पलटने लगी, किताबें बिखर गई और लड़कियां पलक झपकते ही कमरे से भाग गई। गीजू वहाँ हैरान खड़ी रह गई। जब वह बाहर आई तो उसने देखा कि उसके सारे क्लासमेट एक सीनियर को घेरे हुए खड़े थे। वे उसे किसी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रहे थे। पता चला कि यही हेल है, जो कॉलेज का लेजेंडरी सीनियर था। प्रोफेसर हमेशा न सिर्फ टैलेंट के लिए बल्कि उसके अच्छे कैरेक्टर के लिए भी उसकी तारीफ किया करते थे। इसके ऊपर से वह बेहद हैंडसम भी था। उसकी सहेलियों ने आहें भरते हुए कहा, हर बॉयफ्रेंड का स्टैंडर्ड ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जू को यह बात पसंद नहीं आई। उसने जिद की कि उसका बॉयफ्रेंड भी अच्छा है और उसकी अच्छी देखभाल करता है। उसके दोस्त अपनी बात पर टिकी रही और उसने याद दिलाया कि जब तक उसकी उंगली में यह सस्ती अंगूठी है, तब तक जिम के बारे में उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। घर जाते समय गीजू के दिमाग में वही सब बातें घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोगों को उसकी अंगूठी से क्या दिक्कत है या वे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में इतना बुरा क्यों बोलते हैं। ख्यालों में खोई रहने के कारण उसका ध्यान रास्ते पर नहीं था। वह किसी से टकरा गई। किस्मत से वह कोई अजनबी नहीं था, वह खुद जिम था। जब जिम ने देखा कि गीजू कितने परेशान है तो वह चिंतित लग रहा था। गीजू उसे वहाँ देखकर हैरान थी, लेकिन उसने बताया कि वह इसलिए आया क्योंकि उसने उसे फिर से पैसे भेजे थे। जिम ने कहा कि वह उसे इसके लिए डांटने
डांटने वाला था, लेकिन उसका उदास चेहरा देखकर डांटने का ख्याल ही गायब हो गया। उसने यहाँ तक दावा किया कि वह पैसे वापस करना चाहता था और बात करना चाहता था, लेकिन अभी वह सिर्फ यह जानना चाहता है कि क्या हुआ था। यह साफ हो गया कि लड़कियों की बातों का गीजू पर गहरा असर पड़ा था। उसने जिम से पूछा कि क्या उसे भी लगता है कि वह बेवकूफ है। उसे याद आया कि जब दूसरे घटिया बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ा था तब वह बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। वह जिम ही था जो उसके साथ खड़ा रहा और अब वह बस एहसान चुकाने की कोशिश कर रही थी। बचपन से ही गीजू को किसी का कर्जदार रहना पसंद नहीं था। जब भी कोई उसके लिए एक काम करता तो वह उसे 10 गुना वापस करने की जरूरत महसूस करती थी। सुनने में यह एक अच्छी आदत लग सकती है, लेकिन असल में इसी आदत ने उसके सारे रिलेशनशिप खराब किए थे। लोग शुरुआत में तो थैंकफुल होते थे, लेकिन बाद में उसका फायदा उठाने लगते थे। लेकिन जिम अलग लग रहा था। उसने उसे याद दिलाया कि वे रिलेशनशिप में हैं, अजनबी नहीं। एक दूसरे की मदद करना स्वाभाविक है और उसे कोई एहसान चुकाने की जरूरत नहीं है। इन शब्दों ने उसके दिल को छू लिया और वह उसके प्यार में और भी गिर गई। जो को संभालने के बाद जिम ने यह भी बताया कि वह उसकी मदद करने के लिए उसके पेरेंट्स की दुकान पर भी गया था। उसने कहा कि वह उनके लिए जो कर सकता था करना चाहता है। गीजू भावुक हो गई और उसे विश्वास हो गया कि वह सच में उससे प्यार करता है। उसने उसे प्यार से डांटते हुए कहा वह वहाँ ज्यादा न जाया करे, क्योंकि अभी भी उसे ऑडिशन पर फोकस करना है। जिम ने आह भरी और माना कि उसका पिछला ऑडिशन अच्छा नहीं रहा था। उसे डर था कि वह उसे निराश कर देगा। गीजू ने मजाक से उसका चेहरा पकड़ा और कहा कि उसकी गलती नहीं है, बल्कि उन कंपनियों की है जो उससे उम्मीद देती है। वह जानती है कि अपने पेरेंट्स के विरोध के बावजूद वह एक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए कितना स्ट्रगल कर रहा है। यही वजह थी कि वह इतने सारे कंपटीशन का हिस्सा ले रही थी ताकि प्राइज मनी से उसे सपोर्ट कर सके और अपना प्यार जता सके। बाद में दोनों घर लौटे। जब उन्हें एहसास हुआ कि घर में खाना नहीं है तो जिम ने बाहर जाकर उसका पसंदीदा खाना लाने का फैसला किया। उसने भी साथ चलने की जिद की, लेकिन जिम ने जोर दिया कि वह आराम करे। गीजू को लगा कि जिम उन सभी लोगों से अलग है जिनसे वह अब तक मिली थी। वह अपनी जिंदगी का सब कुछ सौंपने को तैयार थी। उसने अपने आने वाले 100 डे एनिवर्सरी ट्रिप पर उसे सरप्राइज देने के लिए ऑनलाइन लॉन्जरी खरीदने का मन बनाया। वह उसे खुश देखना चाहती थी और अपनी लाइफ का वो स्पेशल मोमेंट उसके साथ शेयर करने के लिए तैयार थी। शॉपिंग करते समय अचानक जिम का फोन वाइब्रेट हुआ, जो वह घर पर ही भूल गया था। क्यूरियोसिटी में आकर उसने फोन उठाया और जो कुछ उसने देखा उसने उसका दिल ही तोड़कर रख दिया। जिम के दोस्तों का एक मैसेज पॉपअप हुआ था। जब उसने ग्रुप चैट खोली तो पाया कि वे सब मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। गीजू ने उसे जो भी तस्वीरें और मैसेजेस भेजे थे जिम ने उन्हें आगे फॉरवर्ड कर दिया था। वे पीठ पीछे उन पर हंस रहे थे। उनके क्रूर शब्दों को पढ़कर गीजू के हाथ कांपने लगे। ठीक उसी समय जिम घर लौटा। वह हाथ में खाना लिए मुस्कुराते हुए अंदर आया, लेकिन जू के हाथ में अपना फोन देकर उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने खाना नीचे गिरा दिया और उसे मनाने में लग गया। उसने यकीन दिलाने की कोशिश की कि बात वो नहीं है वो जो सोच रही है, लेकिन गीजू के सब्र का बांध टूट चुका था। वह जाने के लिए खड़ी हुई तो जिम ने उसका हाथ पकड़ लिया और छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने एक खोखला बहाना बनाया कि वह तो बस अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ कर रहा था और वह वहीं का वहीं था। शुक्र है गीजू अब उसके बहानों में नहीं आने वाली थी। उसने साफ कहा कि दिखावा करने का कोई मतलब नहीं है कि तुम अपने दोस्तों को मेरी बेइज्जती करने दो, मेरी प्राइवेट तस्वीरों को शेयर करो। वह लगातार माफी मांगते रहा और कहते रहा उसके पास दिखावा करने के लिए सिर्फ वही एक चीज है, लेकिन गीजू ने उसकी एक न सुनी। उसने उसे याद दिलाया कि दिखावा करने के बजाय अपने ऑडिशंस पर ध्यान देना चाहिए। अगर उसके पास कोई असली प्लान होता तो वह ऐसी डायरेक्शन लेस जिंदगी नहीं जी रहा होता। अंदर ही अंदर जू को खुद पर तरस आ रहा था कि उसने कभी इस शख्स पर भरोसा किया था और तभी मामला हाथ से निकल गया। जैसे ही गीजू ने अपनी बात पूरी की, जिम ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद दिया। थप्पड़ इतना जोर था कि वह जमीन पर गिर गई। गीजू सन्न रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इतने सारे धोखेबाज मर्दों को डेट करने के बाद आज एक और इंसान ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। उसके नकली और लाचार चेहरे को नजरअंदाज करते हुए वह उठी और जाने लगी, लेकिन जिम उसके पीछे भागा और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। आंखों में आंसू लिए गीजू रुकी। उसने कहा कि सबने उसे मना कर दिया था उस पर भरोसा न करे, लेकिन फिर भी उसने किया। उसने सोचा था कि वह अलग होगा। उसने उसे जर्क कहा और याद दिलाया कि जब वे मैचिंग रिंग्स ले रहे थे वह कितनी खुश थी। गुस्से में आकर उसने वह अंगूठी उंगली से निकालकर फेंक दी और उसने कहा कि सब खत्म हो गया है। जिम इस बात से सहमत नहीं था। उसने उसे बेरहमी से पकड़ा और छोड़ने से इनकार कर दिया। उनके बीच खींचातान हुई और इसी आपाधापी में उसने गीजू को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। गीजू का दिल बैठ गया। दर्द और निराशा में लेटे हुए वह अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगी। वह हमेशा इतनी बदनसीब क्यों होती है? वह हमेशा ऐसे घटिया मर्दों के चक्कर में क्यों पड़ जाती है? सालों की गलतियों के बाद भी कुछ नहीं बदला था। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और वह काश कोई उसे ऐसे मर्दों को पहचानना सिखा देता। कहीं
वहीं दूर वह अंगूठी जिसे उसने फेंक दिया था मध्यम सी चमक रही थी। कुछ समय बाद जब गीजू की आंखें खुली तो वह खुद को एक हॉस्पिटल के बेड पर पाई। कमजोर और कंफ्यूज हालत में उसने चारों ओर देखा। वहाँ जिम मौजूद था। वह नाटक करते हुए उसके पास दौड़ा, बार बार माफी मांगने लगा और अपना वही पुराना बेचारा चेहरा बना लिया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। गीजू हैरान होकर उसे देख रही थी, उसकी माफी की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि जिम के सिर के चारों तरफ गुलाबी रंग के बॉक्सेस तैर रहे थे। उसने उन्हें ध्यान से पढ़ा। कोई रैंडम शब्द नहीं थे बल्कि रिव्यूज थे। उसे लगा कि शायद कोई सपना देख रही है या सीढ़ियों के गिरने की वजह से उसके सिर में चोट लगी है, क्योंकि अब हर किसी के सिर के ऊपर गुलाबी सितारे और उनके बगल में कुछ शब्द तैर रहे थे। वहाँ उसका अपना नाम भी था जिसमें वे बातें लिखी थी जो वह अक्सर कहती थी। बाकी नाम भी जाने पहचाने थे। वे जिम की एक्स गर्लफ्रेंड्स के थे। आखिर ये चल क्या रहा था? जिम को बेशक कोई अंदाजा नहीं था कि उसके राज खुल चुके हैं। उसने फिर से उसका हाथ पकड़ा और ब्रेकअप न करने की भीख मांगने लगा। उसने कहा कि जो कुछ हुआ वह सीरियस नहीं था। उसने गीजू पर ही उसे गुस्सा दिलाने का आरोप मढ़ दिया। इसके मुताबिक धक्का देना बस एक गलती थी। जिम जिस तरह कहानी को तोड़ मरोड़ रहा था उसे गीजू को घिन आने लगी थी। उसने उसका हाथ झटक दिया और तभी उसकी नजर अपनी उंगली पर पड़ी। वहाँ कुछ चमक रहा था। वह वही अंगूठी थी। वह सन्न रह गई। क्या उसने इसे कल फेंक नहीं दिया था? जिम ने गर्व से कहा कि उसने वह अंगूठी वापस उसकी उंगली में पहना दी है। उसके दिमाग में गीजू का कल का बर्ताव बस एक गुस्से का गुब्बारा था। गीजू ने उसे घूरते हुए पूछा, क्या उसे सच में लगता है कि वह सिर्फ गुस्से में ब्रेकअप कर रही है? उसने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि डॉक्टर को देखने का बहाना बनाकर कमरे से बाहर भाग गया। हमेशा की तरह स्वाद थी। अकेले छूट जाने पर गीजू काफी फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रही थी, लेकिन उसकी बड़ी चिंता थी वे गुलाबी बॉक्सेस जो अभी भी उसकी नजरों के सामने तैर रहे थे। उसने अपनी आंखें मली और वे गायब नहीं हुए। वे बिल्कुल प्रोडक्ट रिव्यूज की तरह थे। उन रिव्यूज ने उन्हें कंफर्म कर दिया कि यह पहली बार नहीं था जब जिम ने किसी लड़की पर हाथ उठाया था। वह उससे सीधे पूछना चाहती थी पर पूछ नहीं पाई, इसलिए वह कमरे से बाहर आ गई। तभी उसके दोस्त किम सांगुन तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुई। सांगुन ने जल्दी से पूछा, उसे चोट लगी है? गीजू ने उसे शांत कराते हुए याद दिलाया कि यह हॉस्पिटल है। सांगसुन ने आंखें घुमाते हुए कहा कि कॉलेज में अफवाह उड़ी है कि गीजू छत से गिर गई और सीढ़ियों से लुढ़क गई। गीजू उसे सच बताने वाली ही थी कि उसे एक और शौक लगा। सांगसुन के सिर पर वही गुलाबी बॉक्सेस तैर रहे थे। वह सांगसुन के लव रिव्यूज थे। एक रिव्यू में शिकायत थी एक पब्लिक इवेंट की वजह से उनका ब्रेकअप हुआ था। दूसरे में लिखा था कि सॉन्ग ने रिश्ता इसलिए तोड़ा कि लड़के ने शादी से पहले वर्जिनिटी बनाए रखने की मांग की थी। गीजू कंफर्म करना चाहती थी कि ये रिव्यू सच है। अफवाहों के मुताबिक गीजू पीछे की तरफ गिरी थी, तो फिर उसके चेहरे पर निशान क्यों थे? सच साफ दिख रहा था, उसे पीटा गया था। ठीक उसी समय जिम अंदर आया। सांगसुन का तीखा सवाल सुनते ही वह डर गया। उसने पैनिक होकर कहा कि उसे ऑडिशन के लिए जाना है और वह वहाँ से तुरंत भाग निकला। सांगसुन उसके पीछे भागना चाहती थी पर गीजू ने उसे रोक लिया। उम्मीद के मुताबिक उसकी दोस्त गुस्से से लाल हो गई और सोचने लगी कि काश गीजू ने उसे पहले बताया होता ताकि वह खुद उसका मुंह बंद कर सकती। पर गीजू ने कहा, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने ब्रेकअप कर लिया है। सांगसुन को यकीन नहीं हुआ। उसने इशारा किया कि गीजू ने अभी भी उसकी अंगूठी पहन रखी है। यह महसूस होते ही गीजू ने तुरंत अंगूठी उतार दी और तभी उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। अंगूठी उतारते ही वे गुलाबी रिव्यूज गायब हो गए। जब उसने इसे वापस पहना तो वे फिर से दिखने लगे। उसने कई बार टेस्ट किया, उतारा पहना। हर बार रिव्यूज आते और जाते रहे। सांग बस बैठी रही, सब अविश्वास देख रही थी। उसे लगा कि उसकी दोस्त का दिमाग पूरी तरह हिल चुका है। डर के मारे गीजू ने अंगूठी फेंक दी, फिर पैनिक होकर उसके पीछे भागी। अंगूठी के बिना उसे कुछ नहीं दिखता था पर पहनते ही रिव्यूज वापस आ जाते थे। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और सोचने लगी कि आखिर यह चीज क्या है। तभी उसे याद आया कल रात उसने दुआ मांगी थी कि काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे वह कचरा मर्दों को पहचान पाती। ऐसा लग रहा था कि उसकी वह इच्छा पूरी हो गई है। बगल में खड़ी सांगसुन डर गई और पीछे हटते हुए बोली, वह उसका दर्द समझती है पर वह अंगूठी पर चिल्लाते हुए पूरी तरह पागल लग रही थी। सच तो यह था कि गीजू को भी लग रहा था कि वह पागल हो चुकी है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद रहस्यमय अंगूठी को कसकर पकड़ते हुए उसने फैसला किया कि जवाब पाने के लिए वह सिर्फ एक ही जगह जा सकती है, वह दुकान जहां से उसने इसे खरीदा था। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने एक्स जिम से हुई। जिम ने उसे समझाने की कोशिश की कि ब्रेकअप करने की कोई वजह नहीं है। उसने माफी तो मांग ली थी कि जो सोच रही थी कि पास में उस पर क्या भूत सवार था जो वह इस जाल में फंस गई थी। जिम ने दावा किया कि वह उसके बिना नहीं रह सकता और सच कहे तो वह सही था। वह सचमुच उसके रेंट के पैसे के बिना सरवाइव नहीं कर सकता था। जब गीजू ने यह बात पॉइंट आउट की तो वह डिफेंसिव हो गया। गीजू ने पूछा कि क्या उसका अगला रेंट चुकाने से इस रिश्ते से आजादी मिल जाएगी।
इस बात ने जिम के ईगो को चोट पहुंचाई। उसने फिर से हाथ उठाया गीजू को थप्पड़ मारने के लिए। गीजू ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन थप्पड़ नहीं पड़ा। इसके बजाय एक जोरदार गिरने की आवाज आई। आंखें खोलने पर उसने देखा कि जिम किसी से टकरा गया था और उसका सामान बिखर गया था। और वह शख्स कोई और नहीं बल्कि सीनियर हेल थे। जिम ने एक सेकंड के लिए टफ बनने का नाटक किया। हेल को उसके सामने खड़ा देखकर वह पैनिक हो गया और एक फेक फोन कॉल का बहाना बनाकर वहां से रफू चक्कर हो गया। आज की कहानी यहीं तक। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।